हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारी आज की साइंस की क्लास का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका पार्ट 3 लेकर आई हूं मैं आज आप सभी के लिए। और इसमें हम बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस डिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारी आज की जो क्लास है उसमें हम आपको 20 से 25 टॉप क्वेश्चंस कराने वाले हैं। वन शॉट क्लास है। तो सुपर फास्ट हमारी आज की क्लास होने वाली है। तो क्लास में आप बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एमपीटेट शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने आज के क्वेश्चंस रखे हैं। और हमारी डेली की जो क्लासेस 8 बजे लगभग हमारा वीडियो आता है, तो उसमें हम आपके लिए मेन टॉपिक यही है जो साइंस में आपके टॉपिक दिए गए हैं या सिलेबस अभी तो आइडेंटिफाई नहीं किया गया है वहाँ से, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से मैंने आप देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक मैंने उठाए हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक ये टॉपिक है सूक्ष्म जीव का। ठीक है, तो इसमें हम आपको 20 से 25 क्वेश्चंस लगभग कराने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इन्फ्लुएंजा का वायरस सबसे कम घातक है। देखिए इसमें यहाँ पे लिख लेना कौन सा वायरस सबसे कम घातक है। तो ऑप्शन ए, बी या सी, यानी कि इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, तो इनमें से हो जाएगा सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे कम घातक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा घातक होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, हमारा ए हो जाएगा। ए सबसे घातक होता है और सी कम घातक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है। सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है, तो ये कहलाता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ई। तो सीरम हेपेटाइटिस बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जिसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। अब देखिए यौन संचारित रोग नहीं है हमारा अगला क्वेश्चन, यौन संचारित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस या कैनक्रोइड या फ्लैरेसिस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लैरेसिस। ये जो है वो यौन संचारित रोग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर बताइए, रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है। रॉयल बीमारी किस रोग को कहा जाता है आपको बताना है। तो हीमोफीलिया, वर्णांधता या ल्यूकेमिया या थैलीसीमिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया जो है रॉयल बीमारी कहलाती है, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ल्यूकीमिया में देखिए ल्यूकीमिया में क्या होता है, परिपक्व डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है या अपरिपक्व डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है या फिर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। तो देखिए ल्यूकीमिया रोग में जो होता है वो अपरिपक्व डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एड्स वायरस कैसा वायरस होता है ये बताना है। रेट्रो वायरस है, रेब्डो वायरस है या पैरामिक्सो वायरस है या राइनो वायरस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेट्रो वायरस की श्रेणी में आता है एड्स वायरस, किसकी, रेट्रो वायरस की। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो पलकों के पूर्ण बंद होने की असमर्थता कहलाती है, कि पलकों की पूर्ण बंद होने की असमर्थता कहलाती है, ये भी एक प्रकार का रोग है। तो ये टोटिस है, ब्लेफराइटिस है या लेगोफ्लेथम है या फिर ल्यूकोमा है, ग्लूकोमा है। तो इसमें आप एक चीज ऐड कर लीजिए, लेगोफ्लेथमस के, ये इसका हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेगोफ्लेथमस। ये बीमारी पलकों की पूर्ण बंद होने की असमर्थता दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन, जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए। पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है कवक से, जीवाणु से, वायरस से या माइकोप्लाज्मा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका आंसर हमें बताना है। तो ये इसका किससे प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन वायरस? तो ये किया जाता है कवक से, ठीक है, कवक से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज ये की थी वॉक्समन ने। देखिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक प्रकार का टीका है, ठीक है, एक वैक्सीन है। तो इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वॉक्समन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? पोलेंडर ने, जेनर ने, माइसर ने या हैंसन ने? तो इसके खोजकर्ता कौन थे चेचक के? एडवर्ड जेनर, राइट, एडवर्ड जेनर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कोयले की धूल से उत्पन्न रोग है। कोयले की धूल से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? एंथ्रेकोसिस, सिलिकोसिस, बेगासोसिस, बाइसिनोसिस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस नाम का रोग हो जाता है कोयले की खदानों में काम करने वालों को। क्वेश्चन नंबर 12 है कपास की धूल से उत्पन्न रोग है। तो देखिए इसको याद रखिए ये रोगों के बारे में। तो कपास की धूल से उत्पन्न होने वाला रोग है, इसका आंसर आप दीजिए। एंथ्रेकोसिस अभी नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये कोयले से होता है, सिलिकोसिस भी नहीं हो सकता, बेगासोसिस भी, बाइसिनोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रोग किसी अन्य बीमारी से जो हम आगे देखने वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 13 है सिलिका की धूल से उत्पन्न रोग है। जी हाँ, तो सिलिका इसमें है और आपके ऑप्शन में भी सिलिकोसिस दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिका की धूल से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होगा? सिलिकोसिस। कौन सा? सिलिकोसिस। एंथ्रेकोसिस होता है कोयले से और बाइसिनोसिस होता है कपास से एंड सिलिका की धूल से होता है सिलिकोसिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है गन्ने के रेशे से उत्पन्न रोग है। गन्ने के रेशे से उत्पन्न रोग हो जाएगा कौन सा? गन्ना का इसका संबंध आप देख लीजिए। एस्बेस्टोसिस तो नहीं हो सकता, टाइफाइड भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन आपके पास दो बचे हैं, एस्क्रियोसिस भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर बेगासोसिस हो जाएगा। गन्ने के रेशे से उत्पन्न रोग हो जाएगा बेगासोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, इसका आंसर दीजिए। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टास है यहाँ पे, एस्बेस्टास है की धूल से उत्पन्न रोग है कौन सा है? हैजा, अस्थमा, निमोनिया? जी नहीं, ये हो जाएगा एस्बेस्टोसिस, रोग हो जाता है एस्बेस्टास की धूल से। अगला क्वेश्चन है 16वां, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट कर दीजिए आप अपना आंसर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? पेलाग्रा रोग है जो किस विटामिन की कमी से हो जाता है? नियासिन, फॉलिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन या राइबोफ्लेविन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवा। देखिए टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवा कौन सी है बताना है। एरिथ्रोमाइसिन, रिफेम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या आइसोनाइज्ड? तो इसके उपचार में सफल होने वाली दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन थे? वॉक्समन, जो हम अभी पहले और ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं, वॉक्समैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर दीजिए। कॉप्लिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं किसमें? कबेला में, चेचक में, अमोबियासिस में या टाइफाइड में? तो इसमें वो ऑप्शन गलती से रह गया है, तो इसकी जगह पे आप कर लीजिए मीजल्स। मीजल्स के रोग में आपको क्या कॉप्लिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीजल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मटर सूप जैसे दस्त किस रोग में उत्पन्न होते हैं? ठीक है, हैजा में, पेचिस में या अमोबियासिस में या टाइफाइड में? तो मटर की सूप जैसे दस्त रोग वाला कौन सा रोग होता है जब हो जाता है? तो वो होता है टाइफाइड।
टाइफाइड बीमारी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 20, इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? आप हमें बताइए, 2005 में, 2006 या 2012 या 2004? तो इसका 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2005 में प्रारंभ किया गया था क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हैजा का वाहक कौन सा जीवाणु है? हैजा का वाहक जीवाणु कौन सा है? सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो हैजा रोग का वाहक जीवाणु बताना है। तो इसमें आपको देख लीजिए ऑप्शन, हेमोफिलस पर्टुसिस है, विब्रियो कॉलेरी है, साल्मोनेला टाइफी है या फिर शिगेला डिसेंट्री है। तो हैजा रोग का वाहक कौन हो जाएगा? विब्रियो कॉलेरी। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैजा रोग का वाहक जीवाणु हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आपको लिखा दिख सकता है एग्जाम में, पर हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैंने हिंदी में ही रखे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइफाइड रोग का वाहक कौन सा जीवाणु है? तो टाइफाइड रोग का तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, हेमोफिलस पर्टुसिस नहीं है, विब्रियो कॉलेरी अभी देख चुके हैं, साल्मोनेला टाइफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफी से आप अंदाजा लगा सकते हैं टाइफाइड रोग का वाहक जीवाणु साल्मोनेला टाइफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, काली खांसी रोग का वाहक कौन सा जीवाणु है? देखिए, काली खांसी भी एक प्रकार की बीमारी जिसको इंग्लिश में वूपिंग कफ भी कहते हैं, और इस रोग का वाहक जीवाणु कौन सा हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोफिलस पर्टुसिस। हेमोफिलस पर्टुसिस काली खांसी रोग का वाहक जीवाणु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेचिस रोग का वाहक कौन सा जीवाणु है? तो पेचिस रोग का कौन सा वाहक जो है वो जीवाणु कौन सा वाहक हो जाएगा? तो ये हमारे सारे ऑप्शन आप देख चुके थे, इसका आंसर हो जाएगा शिगेला डिसेंट्री। क्या आंसर हो जाएगा? शिगेला डिसेंट्री जो है पेचिस रोग का वाहक जीवाणु माना जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्षय रोग, टीबी, तपेदिक, इसके 3 नाम हैं और इनमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से वाहक जीवाणु कौन सा हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अब बाकी 3 ऑप्शन का भी हम जान लेते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये निमोनिया का है, निमोनिया का वाहक है। ठीक है, अगला है कौन सा? पोस्टुलेरा पेस्टिस, ये हो जाएगा प्लेग का, प्लेग का वाहक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये कुष्ठ रोग का वाहक जीवाणु है। कुष्ठ रोग का वाहक जीवाणु याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है क्षय रोग का, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है कुष्ठ रोग का। तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास, जो कि आपको आई होप पसंद आई होगी। वीडियो को अगर लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो या मेरे जो क्वेश्चंस हैं इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपको लगभग डेली क्लास अब मिलने वाली है, वो भी रात को 8 बजे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर दिन की आपकी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। हम आपके एमपी टेट वर्ग 2 जो कि 2024 के अभी अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियोस ला रहे हैं, और लगभग जो सारे टॉपिक से मैं हर एक क्वेश्चंस को आपको बताऊंगी, कवर करवाऊंगी, और इस पे आपको ज़रूर से ध्यान देना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।